हेलो एवरीवन, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे नया यूट्यूब चैनल पर। बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मैं ये यूट्यूब चैनल बनाया हूं, जहां पर कि मैं ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा जो कि अभी अपने एकेडमिक सेशन में हैं, जैसे कि 9th क्लास, 10th क्लास, 11th या 12th, साथ ही साथ 6, 7, 8, यानी कि वे सारे स्टूडेंट, वे सारे बच्चे जो कि अभी अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पूरे विश्व भर में जो पैंडेमिक महामारी कोविड-19 को लेकर के बनी हुई है और जिसकी वजह से पूरे देश की सारे स्कूल कॉलेजेस या फिर जितने भी ऑफलाइन क्लासेस थे सारे बंद हैं और अभी भी कुछ महीनों तक खुलने की कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो उन्हीं सारे स्टूडेंट को हुआ है जो कि अपने शिक्षा स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफलाइन क्लासेस से लेते थे। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है स्कूल के बच्चों को। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। और मेरी खुद की ऑफलाइन क्लासेस अभी बंद है, जिसके कारण से मेरे पास पर्याप्त समय है कि मैं जो समय अपने उस ऑफलाइन बैचेस में देता था तो वो समय अब वीडियो बनाने में दूंगा। और मैं यहाँ पर उसी तरीके से पढ़ाऊँगा जैसा कि मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया करता हूँ। जैसे कि मैं कोई भी टॉपिक को पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लास लूँगा और इन फ्यूचर मैं अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट टीचर हैं तो मैं उनको इनवाइट करूँगा अपने चैनल पर, जो कि आप लोग को पढ़ाए। ठीक है। और मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस में क्लास का जो तरीका था, मेथड था पढ़ाने का, वो ये था कि सबसे पहले मैं कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट करता था तो उसका कंसेप्ट, उसके बैकग्राउंड, ठीक है, उसका जो भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट वगैरह होते हैं, मैं वे सारे चीज़ को डिस्कस करूँगा ताकि आप लोग को वो पढ़ने में मज़ा आए। और जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद में इस पर आधारित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपके किसी भी प्रकार के बुक से हो, आपके एनसीईआरटी के बुक से हो, आर.एस. अग्रवाल से हो, आर.डी. शर्मा हो, तो मैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करवाऊँगा। और यहाँ पर जो मैं क्लास लूँगा वह मंडे टू फ्राइडे होगा। और मैं मंडे टू फ्राइडे कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँगा आपका रेगुलर क्लास की तरह। और जो सैटरडे और संडे ये 2 दिन मैं आपके डाउट को सोल्व कर रहा हूँगा। आपके जो भी डाउट हमारे इस पढ़ाई के दरमियान रह गए हैं या फिर आप कोई भी प्रकार के बुक सोल्व कर रहे हैं, चाहे वो आर.डी. शर्मा हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, ज़्यादातर बच्चे इन्हीं 2 बुक्स को फॉलो करते हैं। उसके अलावा भी आपके कहीं से भी क्वेश्चन लाइएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आपके चैप्टर के रिगार्डिंग, मैं सारे क्वेश्चन को इन 2 दिन में सोल्व करूँगा। अब ये क्वेश्चन आप हमें पूछेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको जो मैं वीडियो बनाऊंगा और उसका जो कमेंट बॉक्स होगा आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम चैनल के ही नाम से, अपने चैनल के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग में से बहुतों को टेलीग्राम के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये एक ऐप है, ठीक है, व्हाट्सएप की तरह और भी जो भी मैसेजिंग ऐप है उसके तरह, ठीक है। और ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी पोस्ट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आप या तो उस जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका फ़ोटो खींच करके या फिर उसको लिख करके आप हमें पोस्ट कर दें, तो मैं उसको सैटरडे और संडे को आपके जो भी डाउट होंगे मैं इस दिन आपको सॉल्व कराऊंगा। बाकी आप डेली क्लास में भी आप डाउट पूछ सकते हैं, तो उसका नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन ये खास 2 दिन सिर्फ डाउट के लिए ही होंगे। ठीक है। आज मैं स्ट्रेटजी को, अपने क्लास की प्लानिंग को डिस्कस कर लेता हूँ। और आज मैं फिर आपको छोटा सा इंटरव्यू भी दे दूंगा नंबर सिस्टम का। आज मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा और ये क्लासेस आपके 9th क्लास
के स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है 9th क्लास के स्टूडेंट या फिर 10th क्लास के स्टूडेंट, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और दोनों को आज का क्लास अटेंड करना है, यानी कि जब तक कि नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन होगा तो दोनों बच्चे इसको अटेंड करें। उसके बाद मैं फिर अलग अलग सेपरेट वीडियो तो बनाऊंगा हूँ 9th क्लास का, 10th क्लास का, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 10th वाले बच्चे कि आप लोग का भी जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है वो रियल नंबर से ही स्टार्ट होता है। जब तक आपको नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप अपने क्लास के भी पहला चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपको भी ये वीडियो लेक्चर देखना उतना ही ज़रूरी है। बाकी 9th वाला तो देखें, 9th वाला के लिए तो है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रहेगा, इस तरीके से हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। और मैं बहुत ही बारीकी से आराम से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा, उसको हीरो तक पहुँचाऊँगा। उसके बाद में जब आप लोग हीरो बन जाइएगा, ठीक है, हीरो जब बन जाइएगा आप लोग, तो उसके बाद मैं हीरो टू सुपर हीरो बनाऊँगा। यानी कि अब ये सुपर हीरो मैं इसलिए बनाऊँगा ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में 80 मार्क्स प्राप्त कर सके, ठीक है। यानी कि मैं हमेशा 100% मार्क सिक्योर करने का कोशिश करूंगा और ये संभव है। बस मेरी बातों को आप लोग फॉलो करते चलें। मैं जो रिकमेंड करूंगा उस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते चलें, तो आप लोग को ये भी आसानी से अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो आज मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब जो भी बातें बची हुई है तो मैं बीच बीच में बताते चलूँगा, ठीक है, ताकि ताकि आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए, आज का मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करता हूं। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, आप लोग नंबर सिस्टम बहुत जगह से पढ़े होंगे, लेकिन ये जो क्लास होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके बाद आप लोग का देखिएगा कि पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा। तो इसको बारीकी से बस देखिएगा, समय ज़रूर लगेगा। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा, स्लो पढ़ाऊँगा, तो आप वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लास को स्किप ना करें, ठीक है। तो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और नंबर के बारे में, नंबर सिस्टम तो चैप्टर को जानने से ही, देखने से ही पता चल रहा है कि नंबर क्या है, ठीक है। नंबर क्या है ये जानने को मिलेगा और सिस्टम क्या है उसका। सिस्टम क्या होता है, तो कोई नंबर को जो पढ़ने का तरीका होगा, हमारा नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, उसी को सिस्टम बोलेंगे, और क्या, ठीक है। तो नंबर को जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत डिजिट के बारे में। डिजिट क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं कि डिजिट और नंबर में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है। आखिर डिजिट और नंबर में फ़र्क क्या है। तो डिजिट क्या होता है तो समझते हैं। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 123, ठीक है, 123 लिखा, और इस 123 लिखा तो मैं आपसे पूछा कि बताइए कि ये क्या है, एक नंबर है या फिर डिजिट है। तो आपका आंसर रहेगा कि सर ये नंबर है, एक ही नंबर है, लेकिन ये जो नंबर है वो 3 अंकों से बनी हुई है, यानी 3 डिजिट से बनी हुई है। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि डिजिट को हिंदी में अंक बोला जाता है, ठीक है, और नंबर को हिंदी में संख्या बोला जाता है। मैं ये बीच में आप लोग को बताते चलूँगा ताकि आप लोग हिंदी कभी सुने इन फ्यूचर तो घबराएं नहीं, ठीक है, क्योंकि हिंदी बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब मैं बताऊँगा तो आप लोग को पता चलता चले जाएगा, ठीक है। तो ये 123 है और ये 3 अंकों की एक संख्या है। 123 इज अ नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है, ये 3 अंकों की एक संख्या है। तो उसी प्रकार से एक और हम लिख लेते हैं 25837। अब देखिए, हम पूछे कि बताइए ये क्या है, तो आपका आंसर मिलेगा सर ये एक नंबर है जो कि 5 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है। वो 5 डिजिट कौन कौन है, वो 5 डिजिट है आपका 25837, ठीक है। ये 5 डिजिट से मिलकर के बना हुआ एक नंबर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो यानी कि अब यहाँ पर समझ गए हैं कि
आप लोग कि यहाँ पर ये संख्या तो एक ही है, लेकिन ये डिजिट कितने हैं इसमें 5 हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7, 8, 10, 12, ठीक है ना, 3, 4। तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर ये सब जो लिखे हैं ये क्या है। तो यहाँ बोलिएगा कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर जो आपके 6 अलग अलग नंबर हैं और उसमें 7 जो है ऐसा नंबर है जो एक ही डिजिट से बना हुआ है, एक ही अंक से बना हुआ है। 8 एक ऐसा नंबर है जो एक ही अंक से बना हुआ है। 10 एक ऐसा नंबर है जो एक ही अंक से बना हुआ है, 2 डिजिट से बना हुआ है, 2 अंक से बना हुआ है। 12 2 डिजिट से बना हुआ है। 3 जो है कि आपका एक ही डिजिट से बना हुआ नंबर है और 4 जो है कि एक ही डिजिट से बना हुआ नंबर है। तो ये इस तरीके से नंबर और जो है कि डिजिट में आप लोग को थोड़ा बहुत फर्क आप लोग को पता चलने लगा होगा। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लें। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये क्या है, तो आप बताइएगा कि सर ये भी एक ही नंबर है, लेकिन ये जो नंबर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, 7 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है। अब थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। और हमको वीडियो के एक आध लेक्चर में जज करने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आप कम से कम 3-4 लेक्चर देखिए, उसके बाद हमको परखिएगा। मैं इतना खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा कि आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये डिजिट और संख्या जो है कि मतलब अब समझ में आ रहा है। अब थोड़ा जानते हैं कि हमारे पास टोटल कितने डिजिट है और टोटल कितने नंबर हैं। ठीक है, तो डिजिट की बात करेंगे तो स्टूडेंट टोटल 10 डिजिट होते हैं हमारे पास। टोटल जो हमारे पास डिजिट हैं, जो अवेलेबल डिजिट हैं वो हमारे पास 10 डिजिट हैं। वो 10 डिजिट कौन कौन है? वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो डिजिट है वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल हमारे पास 10 डिजिट हैं। ठीक है, अब ये 10 डिजिट है हमारे पास। और जो है कि अगर हम बोले कि नंबर हमारे पास कितना है, तो स्टूडेंट हम ये 10 डिजिट का उपयोग करके, इसका प्रयोग करके, इसका यूज करके हम लोग हजारों करोड़ों इन्फिनाइट नंबर बना सकते हैं, अनगिनत नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये 10 डिजिट का उपयोग करके हम लोग अनगिनत नंबर बना सकते हैं। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट है, वो लिमिटेड है। वो कितना है? 10 है। लेकिन नंबर ऑफ नंबर्स वो कितना? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड बना सकते हैं। और उसको कोई अनलिमिटेड यानी कि जो लास्ट का नंबर कोई देखा भी नहीं है। अभी ये क्लास नंबर सिस्टम में यही सब बात को तो जानेंगे, इन्हीं बातों को समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यानी कि समझ में आ गया कि ये लिमिटेड है लेकिन नंबर अनलिमिटेड है। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक सी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोग को पहले से पता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं पता है तो उन सारे स्टूडेंट के लिए ये अब पता चल गया। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग आज जो करेंगे तो वो नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट 2-3 दिन में कंसेप्ट बताऊंगा नंबर सिस्टम का। उसके बाद मैं आपके एनसीईआरटी के बुक को पहले सोल्व कराऊंगा। उसके बाद आप लोग का जो भी क्वेश्चन रहेगा, जिस भी बुक से रहेगा, उसको सोल्व करूंगा। ठीक है, और स्टूडेंट अभी तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि वीडियो शूट करके फिर उसको अपलोड करूँगा। लेकिन आप लोग अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर देना पड़ेगा। ये शायद रूल है कि अगर वो जब तक आपका 1K सब्सक्राइबर नहीं होता है तो आप यूट्यूब पे लाइव नहीं आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको 1K सब्सक्राइबर जितना जल्द पूरा दीजिएगा, मैं आपको लाइव क्लास दूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। ठीक है ना, और लाइव क्लास में उसी तरह से पढ़ाऊँगा जैसा कि मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में उतना ही इंटरेक्टिव वे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलें या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर को। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर को। अब देखिएगा कि हम कितना बारीकी से इसको समझते हैं। थोड़ा लेंदी जाएगा क्लास,
उसके लिए आप लोग थोड़ा सा पहले से तैयार रहिएगा। नेचुरल नंबर को समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, अब थोड़ा सा समझते हैं नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर क्या है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो नेचुरल नंबर क्या है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी गिनती की संख्या हैं सब नेचुरल नंबर है, और आप लोग शुरुआत से ही पढ़ते भी आ रहे हैं, और ये गलत भी नहीं है। लेकिन मैं इसका एक और डिफिनेशन बता रहा हूँ। वो क्या, कि ऐसा नंबर जो हमको प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। आखिर इसका नाम नेचुरल नंबर ही क्यों रखा गया है, आखिर कुछ तो नेचर से रिलेटेड होगा। तो ऐसा नंबर जो हमको नेचर से मिला हो उसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। ए नंबर विच कम्स फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसा संख्या जो हमको नेचर से मिला हो उसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, यानी इसको इस तरह से हम डिवाइड बोल भी सकते हैं, द नंबर विच वी गेट फ्रॉम नेचर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और देखिएगा अभी हम जस्ट इस डिफिनेशन को हम प्रूव भी करेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, और आप लोग तो शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वो भी सही है। तो अब थोड़ा ध्यान समझते हैं। अब नेचुरल नंबर हम लोग अगर काउंटिंग की बात करेंगे तो काउंटिंग हम लोग एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करते हैं, काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि आपके क्लास में कितने नंबर ऑफ बेंचेज हैं, तो आप कैसे गिनिएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। आपके क्लासेस में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करिएगा काउंटिंग, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आप लोग स्टार्ट करिएगा। जब भी स्टार्ट करिएगा गिनती तो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम -4 से स्टार्ट नहीं करते, माइनस में स्टार्ट नहीं करते, या फिर हम ऐसा नहीं स्टार्ट करते हैं कि सीधा चलो यहाँ पे गिनती करो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो आप 10 11 12 सीधा 10 से भी स्टार्ट नहीं करते। हम लोग जब भी गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 से करते हैं स्टार्ट। इसीलिए जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और हमने आपको डेफिनेशन बताया कि ऐसा नंबर जो कि हमको नेचर से मिला है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। हम इस बात को अभी प्रूव करेंगे, आप लोग को विश्वास दिलाएंगे कि हम नेचर से इसको कैसे प्राप्त किए हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे आपका पॉजिटिव इन्फिनिट से चले गया। ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर है। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं, यानी कि हम उस समय पहुंचते हैं जहां पर कि लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। हम अर्ली मैन के पास पहुंचते हैं, जब आदमी बनना स्टार्ट हुआ था, लोग बनने स्टार्ट हुए थे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पर पहुँचते हैं, अर्ली मैन के पास पहुँचते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि अर्ली मैन के पास जाने का पर्पस क्या है, क्योंकि अर्ली मैन से ही नंबर स्टार्ट हुआ है और वही बता सकता है कि नंबर नेचुरल नंबर क्यों कहा गया इसको। तो देखिए, अर्ली मैन ग्रुप में रहते थे, वो झुंड बना करके रहते थे, और जब झुंड में उनको काउंटिंग करना होता था कि हमारे झुंड में कितने व्यक्ति हैं, हमारे ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, तो उसके लिए कुछ सैम्बल से उसको डिनोट कर लेते। जैसे कि उसके ग्रुप में अगर मान लीजिए 12 मेंबर है तो उसके लिए वो एक सैम्बल बना लेते थे 12, और वो अलग अलग भाषा में सैम्बल है, हम सिर्फ यही जान रहे होते हैं तो इसीलिए लिखते हैं। इसी चीज़ को हम रोमन में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे ना, उर्दू में लिखेंगे तो अलग तरीके से, है ना, स्पेनिश में लिखेंगे अलग से, चाइनीज़ में लिखेंगे अलग तरीके से, रोमन में अलग तरीके से, अलग अलग भाषा में, दुनिया में बहुतों भाषा है तो हम अलग अलग भाषा में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सैम्बल बनाया और उसको रिप्रेजेंट किया। अब वो अर्ली मैन के पास नंबर ऑफ, मान लीजिए कि नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं, उसके पास ग्रुप में कुत्ते भी होते थे, तो नंबर ऑफ डॉग मान लीजिए 6 है, तो उसको 6 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का सैम्बल बनाया। थोड़ा समझिएगा कि अलग अलग भाषा में अलग अलग सैम्बल होते हैं, तो इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जा करके हम उसके ग्रुप में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, बच्चे कितने हैं, तो उसके लिए मान लीजिए कि उसके ग्रुप में नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 4 है, तो उसके लिए सैम्बल बनाया। और जो कि उसके ग्रुप में नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है, उसके लिए मान लीजिए कि उसके ग्रुप में 8 महिलाएं, तो इसके लिए सैम्बल बनाया। तो इस तरीके से वो सैम्बल बनाते थे। और ये सैम्बल किस जो है कि हम लोग अभी ये एक प्रकार, ये जो डिजिट है दोस्तों, वो एक प्रकार का सैम्बल ही तो, चिन्ह ही तो है। उस चिन्ह को हम किसको, उस चिन्ह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये सब चिन्ह ही हुआ, ये सैम्बल ही हुआ ये सब। ठीक है, तो इस तरह सैम्बल बनाते चले गया।
और शुरुआत में इस ऐसे करके भी रहते थे, 4 मेंबर हैं तो इस तरह से 4 कर दिए। टेलीमार्स आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। टेलीमार्स का फिर जा करके अगर मान लीजिए कि 5 मेंबर है तो इसको ऐसे भी लिखता था। टेलीमार्स जो आप लोग पढ़ेंगे, जो है कि आपका 8 क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो वहाँ पर से आपको पता चलेगा टेलीमार्स क्या है। तो इस तरीके से सिंबल बनाते चले गए, ठीक है। अब ये एक दिन की घटना नहीं है, एक दिन की घटना नहीं है, ये बनने में हज़ारों साल लगे। ऐसा नहीं कि एक बार मीटिंग बैठा दिया गया और सबको बता दिया गया कि चलो 6 के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, 7 के लिए सिंबल यूज़ करते हैं और सब मान गए, ऐसा नहीं, वो हज़ारों साल लग गए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको वहाँ पर, अगर कोई स्टूडेंट आप लोग में से अगर गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, जो बहुत ही रूरल एरिया से है, वहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे और कभी आपको जाने का मौका लगा होगा गाँव, तो देखे होंगे कि अगर वहाँ पे छोटा मोटा अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है, फंक्शन वगैरह हुआ, कोई भोज वगैरह हुआ, तो वहाँ पर अगर आसपास से अगर वो बर्तन इकट्ठा कर करके और उन्हीं से जो है कि वो क्या करते हैं, अपना सारा फंक्शन को कर लेते हैं। बर्तन वगैरह कहीं से ज़रूरत पड़ा तो पड़ोसी से मांग लिए, इधर से मांग लिए। अब मान लीजिए कि आप गए गांव और वहाँ पर आपको करवा, ठीक है, या फिर गांव में, ठीक है ना, 2 ऐसे व्यक्ति हैं, 2 या 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिसका बर्तन एक ही जैसा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि राम के पास भी सेम वही बर्तन है, श्याम के पास भी सेम वही बर्तन है, ठीक है ना, उसी तरह से आपका मोहन के पास भी सेम वही बर्तन है और इसी तरह से राजा के पास भी सेम वही बर्तन है। तो अब ये बर्तन को वो कैसे, अगर वो सेम बर्तन है, अगर वो एक जगह जाएगा तो मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा वो किसका है। इसके लिए वो उसको कैसे पहचानेगा कि ये मेरा ही बर्तन है। तो उनके लिए क्या करेगा, अगर राजा पढ़ा लिखा है तो राम लिख देगा अपने राम अगर पढ़ा लिखा है तो राम लिख देगा अपने बर्तन के ऊपर, श्याम लिख देगा, मोहन लिख देगा, राजा लिख देगा, इस तरीके से लिख देगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो तब क्या करेगा, हम तो बात कर रहे हैं उस समय जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या करेगा, वो तो नाम नहीं लिख पाएगा अपना, वो एक चिन्ह बनाएगा, एक सिंबल बनाएगा अपने बर्तन के ऊपर, ठीक है ना। सिंबल बनाएगा, वो सिंबल कैसा बनाएगा, जैसे कि स्टार का, इस तरह से स्टार का सिंबल बना दिया, प्लस का बना दिया, ठीक है ना। उसी तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बना दिया। उसी तरह से कोई अगर मान लीजिए आशिक मिजाज पर्सन है तो वो आशिक मिजाज पर्सन, इस तरीके से दिल हार्ट बना दिया, है ना, आप लोग भी बनाते होंगे, तो ये हार्ट बना दिया। तो इस तरीके से क्या कर दिया, ये सिंबल को बना दिया। थोड़ा सा वीडियो को मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही शूट कर रहा हूँ तो देखना भी पड़ता है बीच बीच में कि हमारा सही शूट हो रहा है कि नहीं है, क्योंकि मैं इधर शूट करूँ उधर वीडियो रुक जाए, 1-2 बार हो चुका है, समझ आ रहा है। तो यानी कि इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है कि अर्ली मैन इस तरीके से इस तरह, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ सब था अर्ली मैन के पास, तो वो सिंबल बनाते चले गए और ये एक समय क्या होगा, पूर्ण रूप से डेवलप हो गया और इससे वो बड़ा नंबर को भी रिप्रेजेंट करने सीख गए, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो हुआ वो सिर्फ एक ही जगह के लोगों के साथ नहीं हुआ, ये पूरे पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर के सारे लोगों के साथ एक ही बार हुआ। अब यही चीज़ अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से आया, ठीक है। तो थोड़ा साउंड प्रॉब्लम होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं धीरे धीरे इसको सोल्व आउट करता चला जाऊँगा। तो यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा में हुआ, जैसे कि पूरे हमारे देश में ही कितने भाषाएं और हर एक भाषा में गिनती अलग अलग तरीके से लिखी जाती है और ये पूरे विश्व में इकट्ठा एक साथ हुआ, ठीक है। तो हम किसी देश को क्रेडिट नहीं दे सकते हैं कि वो देश हमको नंबर बता कर दिया है कि 1 2 3 4 5 6 जो है कि हमको ये देश ने दिया है, या फिर इस देश से ये नंबर का ईजाद हुआ है, या फिर ये व्यक्ति थे, ये पर्सन थे जो इन नंबर के बारे में बताएं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि ये ना ही कोई एक देश बनाया, ना ही कोई एक आदमी बनाया, ये पूरे विश्व में एक साथ हुआ। और ये जिस तरह से हर चीज़ नेचर से ये नेचुरली तैयार हुआ है, जैसे कि कोई भी चीज़ नेचुरली तैयार होता है, जैसे झरना, हिमालय का बनना सब नेचुरली है, तो उसी तरीके से ये नंबर का भी बनना नेचुरली हुआ, इसीलिए हम इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ कॉटन कहाँ से मिला हमको, कॉटन के सब बारे में सबसे पहले कौन बनाया, कौन खोजा, तो हम बोलेंगे कि भारत में सबसे पहले कॉटन बनाया गया था, इंडिया में सबसे पहले कॉटन बनाया गया था। तो हम भारत को ऐसा क्रेडिट देते हैं कि कॉटन का आविष्कार सबसे पहले इंडिया में किया गया था। उसी प्रकार से अगर हम बोलें कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आप कहिएगा कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन ने खोजा था, यानी चीन ने किया था। तो हम इस प्रकार इससे चीन को कागज़ इसके लिए क्रेडिट देते हैं। अब बोलेंगे कि लॉज ऑफ मोशन को किसने बताया,
तो आप लोग पढ़िएगा फिजिक्स में कि लॉज ऑफ मोशन को न्यूटन ने बताया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि न्यूटन को उसका क्रेडिट देते हैं। अब बोलेंगे कि हवाई जहाज़ किसने बनाया, तो अब बोलिएगा कि जो है कि इसके जो है कि आपका राइट ब्रदर्स ने बनाया, तो हम उसके लिए राइट ब्रदर्स को क्रेडिट देते हैं। लेकिन ये चीज़, ये नंबर, नेचुरल नंबर ऐसा नंबर है जिसको कि किसी देश ने नहीं बनाया और किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसी पर्सन ने नहीं बनाया। तो ये नेचुरली डेवलप हुआ है, इसीलिए इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को मैं समझा पाया, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता था तो आप लोग पीछे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम नेचुरल नंबर के बारे में समझ गए, तो हम यहाँ पर इरेज करके नेचुरल नंबर को थोड़ा सा, अब ये डिफाइन भी लिख चुके होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर क्या हुआ, जो 1 से स्टार्ट होता हो, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये पॉजिटिव में इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। ये सारे नेचुरल नंबर हैं। अब यहाँ पर जब नेचुरल नंबर की शुरुआत में, अब देखिए नेचुरल नंबर में जैसे मान लीजिए अगर वहाँ पर 8 लोमड़ी है तो हम नेचुरल नंबर लिख दिए, 8 कुत्ते हैं तो इस तरह से लिख दिए। अगर मान लीजिए कि अगर ग्रुप में, किसी ग्रुप में मान लीजिए अर्ली मैन के पास ही अगर एक भी डॉग नहीं होंगे, या फिर उसके ग्रुप में एक भी बच्चे नहीं होंगे, या फिर उसके टोकरी में एक भी फ्रूट नहीं होंगे, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करिएगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने एक और चीज़ को खोजा जिसको हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। हालांकि जीरो बाद में खोजे थे आर्यभट्ट ने, ठीक है ना, तो उससे पहले भी जीरो लिखा जाता था, तो वो शून्य को शून्य की तरह लिखा जाता था, ठीक है ना। जीरो को इस तरह से जीरो लिख दिया, इस तरह से लिखा जाता था। बाद में जो कि जीरो का सिंबल खोजे थे आर्यभट्ट जी, ठीक है ना, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना वाला क्षेत्र से। तो जीरो, जब हम इसी नेचुरल नंबर के, ये सारे आपके नेचुरल नंबर हुए, ठीक है, और इसी नेचुरल नंबर के शुरुआत में अगर हम क्या जोड़ दें, जीरो जोड़ दें, यहाँ पर जीरो जोड़ दें, तो ये क्या बनाता है, अब ये जीरो जुड़ जाने के बाद ये पूरा संख्या कंप्लीट हो गया। अब सारे संख्या को हम सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की संख्या हो, चाहे हमको 20 लिखना हो तो ये 20, 10 लिखना हो तो ये 10। इससे पहले क्या होता था कि अगर हमको 10 लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते थे 10, ठीक है। 20 को भी इसी तरह से लिख करके 20 लिख दिए, 30 लिख दिए, ठीक है। तो ये अब हम ये जीरो का आविष्कार होने के बाद ये पूरा नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट माना जाने लगा। तो इसी को बोला गया होल नंबर। होल मीन्स क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है ना, होल नंबर। तो होल नंबर मीन्स क्या, ये पूरा सेट आपका होल नंबर का होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ कंप्लीट माना जाने लगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, होल नंबर तैयार हो गया। तो होल नंबर क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिट तक का जो सेट होता है, इसी सेट को हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा समझते हैं। अब ये आपका थोड़ा इरेज कर रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे ताकि हमारे पास एनफ स्पेस बचे। और मैं नंबर सिस्टम को भी इरेज कर देता हूँ क्योंकि कहानी अभी फैलेगी। तो ये होल नंबर हो गया। अब इसी प्रकार से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर के अंदर आ गया, है ना। अब थोड़ा समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि 5 में से 5 घटाएं 0, जो कि यहाँ पर हमारे सेट में अवेलेबल है। अब 5 में से 3 घटाएं 2, जो कि अवेलेबल है। 5 + 8 किए हो गया 13, जो कि अवेलेबल है। 9 + 10 कर दिए आपका 19, जो कि हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। आगे डॉट डॉट मतलब क्या है, आगे सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अगर यहीं पर हम 5 - यहाँ पर 7 करें तो देता है -2। अगर मान लीजिए कि 8 - 10 करें तो दे दिया -2। उसी तरह से 100 - यहाँ पे 200 करें तो माइनस में हमको 100 मिला। तो हमको नेगेटिव में भी नंबर का ज़रूरत पड़ने लगा, नेगेटिव में भी नंबर का ज़रूरत पड़ने लगा। तब क्या हुआ कि इसी सेट में नेचुरल नंबर के ही नेगेटिव्स को ऐड कर दिया गया। जैसे कि -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इधर, ठीक है ना, डॉट 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 नेगेटिव इन्फिनिट तक। तो ये सारा नंबर अब कहलाने लगा इंटीजर्स। क्या कहलाने लगा, इंटीजर्स। थोड़ा सा समझना है, इस चीज़ को समझते हुए चलिए, ठीक है। तो ये सारा नंबर इंटीजर्स कहलाने लगा। अब इंटीजर्स को भी हम लोग बांट सकते हैं 0 से इधर जो है राइट की तरफ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिट तक।
ये सारे आपके कहलाने लगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाने लगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो आपके इधर आप आ जाइए जीरो के लेफ्ट साइड में, तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 नेगेटिव इन्फिनाइट तक, ये सारे क्या कहलाने लगे? ये सारे कहलाने लगे आपके नेगेटिव्स इंटीजर्स। नेगेटिव्स इंटीजर्स, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स कहलाने लगे ये सारे। ठीक है, तो अब यहाँ तक क्लियर होने लगा कि नेगेटिव इंटीजर, तो इंटीजर्स को हम इस तरीके से बांट दिए। अब क्या हुआ, मान लीजिए, हाँ थोड़ा जीरो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जीरो देखिए कि आपका ना ही नेगेटिव में आ रहा है ना ही पॉजिटिव में आ रहा है। तो जीरो इज नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव, जीरो इज न्यूट्रल नंबर। आया बात समझ में? जीरो इज न्यूट्रल, यानी कि ये ना ही नेगेटिव है ना ही क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? चलिए इस चीज़ को अब समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपको अब 8 में से आप 10 घटाइए -2, तो आपके पास अवेलेबल है -2। अगर मान लीजिए कि 100 में से हम यहाँ 500 घटाएं, हो गया -400, जो कि आपके पास अवेलेबल है -400। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव में भी अगर आपको ज़रूरत पड़ने लगा नंबर को, तो वो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और हम लोग कहाँ पर हैं अभी? हम लोग नंबर को बनते हुए अपने सामने से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। चलिए, तो अब देखिए कि लेकिन अगर हमको ज़रूरत पड़ जाए इस तरीके से कि मान लीजिए कि हम यहाँ अब देखिए 8 गुना 10 करें तो हम हो गया 80, जो कि अवेलेबल है। और 8 को भागा जब करेंगे 4 से 2, ये भी अवेलेबल है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 8 को हम डिवाइड कर दिए 7 से, तो हमारे पास अवेलेबल है क्या? 8/7 हमारे पास अवेलेबल है क्या? अभी तक तो हमारे पास 8/7 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम इस प्रकार के नंबर के बारे में अभी तक तो नहीं जाने हैं, है ना, जहाँ तक हम लोग पहुँचे। तो इसीलिए क्या किया गया, ठीक है ना, 8/7, 5 अब जैसे मान लीजिए कि कोई एप्पल आपके पास है, उसको 2 टुकड़े में बांटता है, ठीक है ना, तो 2 टुकड़े में बांटना है कोई एक एप्पल को, तो एक टुकड़ा हो जाएगा 1/2, यानी एक एप्पल को 2 टुकड़े में बांटना। तो ये इस प्रकार का नंबर तो हमारे पास नहीं है। तब क्या किया गया, इसी ग्रुप में, ठीक है ना, एक और नंबर को बढ़ाया गया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या हुआ? ऐसे सारे नंबर जिसको कि हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, वो सारे रेशनल नंबर है। बट कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन क्या अप्लाइड है? P आपके होना चाहिए इंटीजर, Q भी आपके होने चाहिए इंटीजर। आई बात समझ में? और Q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो नीचे वाला है, चलो इसको हम यहीं पर लिखते हैं, और जो नीचे वाला Q देख रहे हैं, ये आपका 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर के बारे में क्या समझें कि ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिखें, और PQ क्या होना चाहिए? वहाँ पर PQ होना चाहिए आपके इंटीजर, यानी P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे बात को हम लोग समझते हैं। अब रेशनल नंबर आने के बाद यहाँ पर तक, ठीक है ना, सारे काम निकलने लगे थे। जैसे कि आपको अब 8 आपके पास ब्रेड है, उसमें आपके 17 आदमी में बांटना है, तो 8 ब्रेड को 17 आदमी में बांटना है, तो 8/17 कर दिए, और ये इतना पार्ट सभी को देना है। आपके पास एक केक है, और आपके पास आपके टोटल जो है कि 4 फ्रेंड है, तो 1/4 करिएगा, तो अब ये चारों फ्रेंड इतना केक जो है कि ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम अब यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर क्या है, वो भी बताएंगे। बस डाउट सारा क्लियर होगा, बस बने रहिए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब ये समझ में आ गया कि रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखे, और वो जो है कि आपका वो P/Q के रूप में हो, लेकिन P और Q क्या हो? इंटीजर हो। ठीक है, चलिए एक बार फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए, तो रेशनल नंबर की कहानी तक पहुँचे हैं हम लोग। अब क्या हुआ, थोड़ा समझते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर जब खोजा जा चुका था, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आप क्या करिए, चाहे आप 100 को डिवाइड कर दीजिए
51 से, तो मिलेगा 100/51, 100/51 जो कि आपके पास अवेलेबल है, इसी रेशनल नंबर के कैटेगरी में आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम यहाँ पर मान लीजिए कि 51 को डिवाइड करते हैं 16 से, तो आपके पास 15/16 आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि देखिए 51 आप हो गया रेशनल नंबर, 16 हो गया 51 हो गया इंटीजर, 16 भी हो गया इंटीजर, और नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो ये आपके रेशनल नंबर जो कि आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन एक समय की बात है, इस समय क्या हुआ था कि पाइथागोरस जी आए और पाइथागोरस ने अपना एक थ्योरम दिया। थ्योरम क्या दिया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो पाइथागोरस थ्योरम जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा हम हल्का सा झलक दे देते हैं। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल पता है ना, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है ना, एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है, और सबसे बड़ा साइड क्या होता है, तो जानते हैं हम लोग ये बात कि 90 डिग्री के अपोजिट, यानी किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल का सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा वाला एंगल को 90 डिग्री ही होगा, और इसके सामने वाला साइड क्या सबसे बड़ा होगा, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, घबराना नहीं है, हम बता ही रहे हैं। ठीक है, हाइपोटेनस, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग H से। और जो ये होता है नीचे वाला, हम इसको बेस मान लेते हैं और इसको बोलते हैं B। ठीक है ना, और उसी प्रकार से ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, और इसको हम P से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पाइथागोरस जी बताए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर हम लिख रहे हैं बीच में, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ा साइड होता है इसमें हाइपोटेनस, इसको H से डिनोट कर रहे हैं। सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी कि बाकी दो साइड P स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं B स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम इसी को बोला जाता है, यही हो गया पाइथागोरस थ्योरम। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गए। जब ये थ्योरम दिए तो सारा काम चलने लगा था। हम थोड़ा सा इरेज करने की अनुमति चाहते हैं आप लोगों से, नहीं तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि इसी में हटा दें। ठीक है, तो चलिए देखिए, H स्क्वायर बराबर क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये थ्योरम दिए थे पाइथागोरस, और इसी थ्योरम पर एक बार जब ये अप्लाई करके देखा गया, थोड़ा सा देखिए हम इधर उधर हो रहे हैं लेकिन आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि यही पाइथागोरस थ्योरम पर ABC अगर ये ट्रायंगल है, और इसी ट्रायंगल का बेस को अगर हम मान लें, ठीक है, 1 यूनिट, और यहाँ पर मान लें परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट, तो हाइपोटेनस कितना होगा ये निकाल करके बताइए। तब क्या हुआ कि हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने निकले। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको H तो नहीं पता है, लेकिन P पता, 1 + 1, अब स्क्वायर है स्क्वायर। ठीक है, तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट बना देगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो √2 हो जाएगा, यानी कि। लेकिन अब ये बताइए, क्या रूट जैसा कोई भी चीज़ आपको यहाँ तक में नज़र आ रहा है? क्या रूट जैसा कोई भी चीज़ अभी तक में यहाँ तक में देखे नहीं देखे? तो ये पहली बार आया था रूट जैसा समस्या। तो ये नंबर ऐसा नंबर है ना, जो कि आपका ना ही नेचुरल नंबर है, ना ही होल नंबर, ना ही इंटीजर, ना ही रेशनल नंबर। ये अलग टाइप का नंबर आ गया, इसका प्रॉपर्टीज अलग है। और जब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके भी आप लोग को दिखाएंगे ये सारे नंबर को। तो उसके लिए घबराइए नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये √2। अब इस टाइप का नंबर तो हमको अभी तक तो नहीं मिला, तो इसका अलग ही कैटेगरी बना दिया गया। ठीक है, इसका अभी हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग बस नोट कर लीजिएगा, बीच में हम इरेज कर रहे हैं तो उससे समस्या नहीं है। ये जो भी चीज़ हम एक्स्ट्रा लिखे थे, ठीक है ना, उसको इरेज करेंगे। तो देखिए, यानी कि √2 अब इस टाइप का, यानी कि इस टाइप का नंबर का एक अलग से ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, तो एक अलग से ग्रुप बना दिया गया जिसमें रखा गया था, जिसको बोला गया इरेशनल नंबर। क्या बोला गया? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोला गया। अब इसको बोला गया इरेशनल नंबर। ठीक है, और इरेशनल नंबर में उन्हीं सारे नंबर को रखा गया जो कि इम्परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि ऐसा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो।
अब परफेक्ट स्क्वायर में पता ही होगा, जैसे कि 4 का 4 √4 होता है, टूट करके 2 देता है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। उसी तरह 9 क्या है, √9 3 देता है, तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो 3 का स्क्वायर है। लेकिन √2 √5, ठीक है ना, इस तरह का नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसको नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। उसी प्रकार क्यूब में भी देख सकते हैं, अब क्यूबिक √27 इसका वैल्यू होता है 3, तो ये एक क्यूब परफेक्ट क्यूब है। आया बात समझे ना, परफेक्ट क्यूब है 27। तो आपका इरेशनल नंबर में उन्हीं सारे नंबर को रखा गया, उन्हीं सारे नंबर को रखा गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √2 √5। और इसका जब हम डेसिमल पढ़ाएंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाएंगे, तो देखिएगा ये अलग ही कैटेगरी बना रहा होगा, ठीक है, अलग ही कैटेगरी बना रहा होगा, ठीक है। कहीं कि अब जितना भी रेशनल नंबर होगा वो आपका या तो रिपीटिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। लेकिन ये ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा। ठीक है, बीच में हमको थोड़ा सा वीडियो पीछे जा करके देखना होता है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। देखिए, यानी कि चूंकि अकेले हैं, अकेले शूट कर रहे होते, कोई है भी नहीं, तो यहाँ देखिएगा, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि ये अलग ही प्रकार का नंबर बना रहा है, तो इसको रखा गया इरेशनल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है। और ये दोनों नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे बड़ा बात ये है। और दोनों नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कल वाले क्लास में, ठीक है। तो इतना वो सारे नंबर जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वो सभी नंबर आपके कहलाते हैं रियल नंबर। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, हाँ, ये सारे कहलाते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में किसको किसको रखा गया है? तो रियल नंबर में रखा गया है, ठीक है, रियल नंबर में रखा गया है जितने सारे इरेशनल नंबर है उनको, और जितने सारे रेशनल नंबर है उसको, ठीक है। तो ये सारे रियल नंबर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चूंकि रियल नंबर, जितने भी सारे इरेशनल नंबर है और जितने भी सारे रेशनल नंबर है, सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ पर? नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। और ये मैं नंबर लाइन पे ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा सारे रेशनल नंबर को, सारे इरेशनल नंबर को, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सबको, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके? ये सारे आपके रियल नंबर हो गए, ठीक है। चलिए देखिए, समझ में आ रहा है। अब इनके अलावा भी एक नंबर है जिसको हम लोग रियल नंबर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, सॉरी, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो उसके लिए हमको पूरा इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लीजिए, उसको यहाँ तक छोड़ ही देते हैं कंप्लीट करके, ठीक है। इसको इसी तरीके से आप लोग नोट डाउन करिएगा तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलिए, साफ हो गया। यानी कि देख लिए कि रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर के दो पार्ट हुए। कौन कौन से पार्ट हुए? एक इरेशनल नंबर, और एक रेशनल नंबर। ये कभी मत सोचिएगा कि इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं है रियल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रेशनल नंबर, ये क्या हो गया? रेशनल नंबर, और इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों रियल नंबर के पार्ट हुए। और कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिसको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, अगर कोई रियल है तो कोई तो इमेजिनरी होगा, काल्पनिक। ये हुआ वास्तविक संख्या, ये हो गया काल्पनिक संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या, हिंदी भी बता रहे हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर जो होता है ना, वो भी नेगेटिव होता है। इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर भी नेगेटिव होता है। जैसे देखिए, इमेजिनरी नंबर किसको बोला जाता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि -1 अंडर रूट है, -1 अंडर रूट है। अब जरा समझिएगा, इसका स्क्वायर करके देखते हैं। इसका जब स्क्वायर करेंगे, -1 अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है। ये बात पता है आप लोग को। बचेगा क्या? -1। यानी कि -1 इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये रूट अंडर -1 इमेजिनरी नंबर है, और इसको डिनोट किया जाता है आई से, ठीक है ना, आई से डिनोट किया जाता है। और इसको बोला जाता है आईओटा, ठीक है ना, आईओटा बोला जाता है, आईओटा बोला जाता है। तो ये आपका अभी सिलेबस में नहीं है, जब आप लोग हायर क्लास में जाइएगा, ठीक है ना, 12th में 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, तो वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपके इमेजिनरी नंबर हो गए, ठीक है। और पता है, इमेजिनरी नंबर और आपका रियल नंबर दोनों कुछ मिल करके भी एक नंबर बनता है, वो कहलाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों को मिला करके
कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वो किस टाइप के नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए √3i, इस तरह से बोल दिया 3i, इसका मतलब होता है कि 3 इंटू √1, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम 3 को अंदर जब डालेंगे तो ये स्क्वायर बनकर अंदर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना आपका √9, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका देख रहे हैं ये रियल नंबर भी है 3 और आई क्या आई क्या इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब मिल जाता है तो वह बनता है कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो ये तीनों नंबर मिल करके आपका पूरा नंबर सिस्टम को तैयार कर रहा होता है, पूरा नंबर सिस्टम को तैयार कर रहा होता है, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और बताइए कि आप लोगों को मैं कैसे समझा पाया, मतलब किस तरीके से लगा मेरा क्लास, ठीक है। और अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर पुराइए और लाइव क्लास लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो धन्यवाद, लाइक करिए वीडियो को और जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर पुराइए और मज़ा लीजिए लाइव क्लास का। थैंक यू।